हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ डिवाइन टॉक्स। एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू मैंक। ओके, सो हमारे पास जैसे इंस्टाग्राम से हमने एक Q&A डाला था, वहाँ से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं पेशेंट्स के, मेल एंड फीमेल। सो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, इज ए हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट? सो अगर हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट जोन से निकाले जाएं, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनको हार्वेस्ट हम परमानेंट जोन से करते हैं, तो वो बाल नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक तो रहने चाहिए। जब तक हमारा परमानेंट जोन इंटैक्ट है तब तक वो बाल रहेंगे। नाउ टेक्निक पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जहां पे परमानेंट जोन के आजू बाजू से लेते हैं बाल, तो वो विद टाइम गिर जाए। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो परमानेंट जोन के अंदर ही रह के लिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे बाल जब तक परमानेंट जोन इंटैक्ट है वो बचे रहेंगे। सो अगला क्वेश्चन हमारी एक फीमेल पेशेंट का है, हाउ डज इट कॉस्ट फॉर अ ट्रांसप्लांट फॉर अ फीमेल? कॉस्टिंग के यस, रिगार्डिंग, सो एक फीमेल के ट्रांसप्लांट में कॉस्ट कितनी आ सकती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट की सिचुएशंस में कोई फर्क नहीं है। ओके। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, जो कि गलत है। फीमेल्स में इन जनरल 4 से 5 हजार बाल का ट्रांसप्लांट होता है, जो कि फ्रंट हेयरलाइन बनाता है। ये डी की तरह पोर्शन होता है जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। नाउ कॉस्टिंग्स डिपेंड करती हैं टेक्निक के ऊपर। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स अराउंड 1.5 लाख से स्टार्ट होती हैं, एंड कन्वेंशनल जो हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स है वो अराउंड 75 से 80,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। बट अगेन बहुत कुछ डिपेंड करता है कितने बाल हैं, क्या उसमें हम लोग पीआरपी, जीएफसी वगैरह हेयर फॉल ट्रीटमेंट ऐड कर रहे हैं कि नहीं। देन टेक्निक ऑब्वियसली एफयूई कर रहे हैं कि एफयूटी या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। कई फीमेल पेशेंट सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके ऊपर भी कॉस्टिंग्स बहुत हद तक डिपेंड करती सो अगला सवाल है हमारा, एट व्हाट एज डज ए फीमेल गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट? है। ये बहुत वेरिएबल सवाल होगा, बिकॉज कुछ लेडीज आज के दिन, यंग लेडीज इनफैक्ट यंगर एज पे ट्रांसप्लांट करती हैं। उनको हेयरलाइन बनानी होती है, सो उनके अगर माथा चौड़ा है तो वो हेयरलाइन बनाते हैं। यूजुअली 30 से कम एज होती है, आई वुड से कॉमन एज 25-28 ईयर्स के बीच की है। एक सेकेंड बैच होता है ट्रांसप्लांट का लेडीज में, जो अराउंड मेनोपॉज रीजन में जाते हैं, एंड उनकी एज अराउंड से 35 to 40 ईयर्स होती है, जो कि थिनिंग शुरू हो जाती है बालों की। सो ये वाला जो पोर्शन है ट्रांसप्लांट, आई वुड से 35 से 45 के बीच की एज ग्रुप आती है। लेडीज में इन जनरल, जैसे कि मेल्स में तो हम 70 तक भी कर पाते हैं, लेडीज में जनरली मैंने देखा है 50 के ऊपर बाल इतने पतले हो जाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली हो नहीं पाता। सो हमारा नेक्स्ट सवाल है, विल माई हेयर लुक नेचुरल आफ्टर ए ट्रांसप्लांट? सो हेयर ट्रांसप्लांट डिजाइन इस तरह किया जाता है कि वो परफेक्टली नेचुरल दिखे, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अगर बाल पतले हैं, थिन हेयर है, तो उसमें डेंसिटी कम दिखती है। इट इज नॉट कि डॉक्टर को ट्रांसप्लांट करना नहीं आता, इट इज बिकॉज के एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको एक ग्लास में कंचे भरने, मार्बल्स भरने हैं, अगर छोटे छोटे मार्बल्स होंगे तो ज्यादा चाहिए और मोटे मार्बल्स हैं तो कम चाहिए। डेफिनेटली। तो अभी उनको बालों की तरह अगर हम देखें कि अगर पतला बाल है तो उतने एरिया को कवर करने के लिए ज्यादा चाहिए, और मोटा बाल है तो उन्हीं एरिया को कवर करने के लिए कम चाहिए। देयरफॉर अगर हम एक एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और 5,000 बाल लगाते हैं, लेकिन बाल पतले हैं, तो या तो एरिया बढ़ जाएगा, यस। बाल कम लगेंगे, या अगर हम बहुत ज्यादा डेंसिटी देना चाहेंगे तो एरिया बच जाएगा, और स्प्रेड आउट करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो वहां पे स्किल आता है, पेशेंट को भी ओपन होना पड़ता है कि बालों के हिसाब से ही ट्रांसप्लांट होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट अगर अच्छी तरह बेसिक टेक्निक्स के साथ किया जाए तो इट इज 100% नेचुरल। ओके। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी के सॉल्ट एंड पेपर बाल हैं, मेल पेशेंट्स के अगर व्हाइट एंड ब्लैक है, तो वो इतना नेचुरल दिखता है, इवन अगर उसमें 20 से 30% बाल नहीं ग्रो करे तो भी सॉल्ट पेपर वाले पेशेंट्स का लुक बहुत नेचुरल। सो अगला हमारा सवाल है, विल आई हैव स्कार्स आफ्टर द प्रोसीजर? इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स का हार्ट ब्रेक होगा इस जवाब सुन के। कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी जिसमें स्कार नहीं आता। सो जो आप उस रोजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, आपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है या किसी फिजिशियन से करा रहे हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट, या किसी आयुर्वेद होम्योपैथ स्पेशलिस्ट से करा रहे हैं जिन्होंने बोल दिया कि एफयूई में तो कोई स्कार ही नहीं आता, ये आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, बिकॉज कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी जिसमें स्कार नहीं आएगा। उसको समझते हैं क्यों? आप एफयूई में भी सिर्फ बाल काट के तो निकाल नहीं रहे, छेद बना के निकाल, इसका मतलब एक माइक्रो डॉट आएगा वहां पे। अगर मैं 100 बाल कर रहा हूं तो शायद वो डॉट्स ना दिखें, लेकिन अगर मैं 10,000 बाल कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे 5,000 से 6,000 छेद बनाने हैं। लॉजिक लगाएंगे, आप बाल छोटे करेंगे तो क्या 6,000 छेद दिखेंगे? नहीं। मतलब इट इज नॉट, कोई भी आपको कुछ भी बोले, आई थिंक अपनी कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। एंड स्ट्रिप में तो ऑफकोर्स एक लाइन आती है, वी नो दैट। कोई भी है ट्रांसप्लांट टेक्निक, प्लीज रिमेंबर, दिखता है। नाउ एक इसमें एक एडेड ऑन क्वेश्चन आता है
क्या रेसिपिएंट एरिया जहां पे बाल लगते हैं वहां कोई स्कार आता है? सो फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में दिखता है कि कुछ ट्रांसप्लांट है, उसके बाद वहां पे कोई स्कार नहीं रहता, प्रोवाइडेड, उसमें भी कंडीशन है, अगर एफयूई बहुत मोटे पंचे से किया गया है तो उसमें निशान आता है जहां पे इम्प्लांट करा है। अगर फाइनर पंचे से किया गया है तो उसमें निशान नहीं आता। एफयूटी वाले ग्राफ्ट्स में रेसिपिएंट जोन पे कोई निशान नहीं। सो अगला हमारा सवाल है, विल माई ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉल आउट आफ्टर द प्रोसीजर? बिल्कुल 100% गिरेंगे बाल। इनिशियल फॉल का फेज होता है, ट्रांसप्लांट के 3 हफ्ते से 6 हफ्ते में 80 से 90% बाल गिर जाते हैं, उसके बाद रीग्रो करते हैं, देन 3 मंथ से स्टार्ट होकर वो 1 साल तक ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद भी हेयर की एक साइकिल होती है, किसी भी स्टेज पे 20% बाल रेस्टिंग फेज में होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने 10,000 बाल लगाए हैं तो आपके 2,000 बाल हमेशा रेस्टिंग फेज में होंगे, तो आपके सर पे हमेशा 8,000 से ज्यादा बाल रेयरली होंगे, अनलेस आप रेगुलरली पीआरपी जीएफसी कर रहे हैं, फिनास्ट्राइड खा रहे हैं, मिनॉक्सिडिल खा रहे हैं, तो आपका वो रेस्टिंग फेज कम हो जाता है। सो उस आप हमेशा देखेंगे कि सीजनल हो चलता है, कभी कभी जब सीजन चेंज होता है तो 30 से 40% बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, आपको लगेगा कि डेंसिटी कम हो गई है, लेकिन रूट्स इंटैक्ट होती हैं, विद टाइम वो वापस आ जाती है। ओके सर, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ट्रांसप्लांट के बाद मुझे किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन दवाई खाने की जरूरत है? सो ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए पर से हमें कोई दवाई नहीं चाहिए, ओके। लेकिन अपने एग्जिस्टिंग बालों के लिए हमें जीएफसी जो कि पीआरपी का एनहांस्ड वर्जन है, वो मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स और फिनास्ट्राइड की जरूरत पड़ सकती है। सो ट्रांसप्लांट के बाद हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को बोलते हैं 6 मंथ्स तक मल्टीविटामिन्स खाइए एंड मिनॉक्सिडिल की टैबलेट खाइए, सो दैट हेल्प्स टू स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट प्लस एग्जिस्टिंग बालों को गिरने से कम कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई मेंटेन द रिजल्ट्स ऑफ माय हेयर ट्रांसप्लांट? आई थिंक हमने अभी अभी आंसर किया, अगर आप एक नेचुरल लुक लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहते हैं तो ऐसे में यू शुड कॉन्टिन्यूसली डू जीएफसी, पीआरपी। इनफैक्ट अब तो एसवीएफ आ गया है, स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन, जो कि आपकी बॉडी में से फैट में से कुछ स्टेम सेल्स को निकाल के इंजेक्ट करते हैं। सो एसवीएफ साल में सिर्फ एक बार करना है। उसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपको जीएफसी पीआरपी बार बार नहीं करना, साल में एक बार एसवीएफ करेंगे तो एक्चुअली ओवरऑल डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो फ्यूचर में हो सकता है बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग एसवीएफ करें to maintain and improve the results. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गेट अ सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट इफ आई नीड इट? बिल्कुल, अगर आपको डोनर एरिया अलाउ करता है एंड आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारा रेसिपिएंट जोन में जगह खाली है, तो आप सेकंड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना। इसमें सपोज आपका पहली बार एफयूटी हुआ है तो बहुत इजी है सिचुएशन, आप एफयूटी या एफयूई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम एफयूई हुआ है तब प्रॉब्लम है, बिकॉज डोनर एरिया बहुत थिन हो चुका है, डेंसिटी कम हो चुकी है, तो ऐसे में सेकंड एफयूई नहीं करना चाहिए कभी। प्लीज रिमेंबर, सेकंड एफयूई नहीं करना है कभी भी आपको, बिकॉज पीछे का डोनर एरिया बहुत थिन हो जाता है, तो एटलीस्ट ऐसे में सेकंड टाइम एफयूटी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफयूई एंड एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट एंड व्हिच इज बेटर? एफयूई एफयूटी सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं। आज के दिन 90% हेयर ट्रांसप्लांट एफयूई से हो रहे हैं, एंड लार्जली बिकॉज टेक्नीशियंस कर रहे हैं गली गली में जाके अलग अलग क्लिनिक्स में। सो मेरा मानना है कि एज प्लास्टिक सर्जन्स हम ये मानते हैं कि एफयूटी गोल्ड स्टैंडर्ड है, नंबर 1 टेक्निक है ट्रांसप्लांट की। उसमें एक स्कार जरूर आता है, लेकिन वो एक पतली सी लाइन आती है जो कभी नहीं दिखती। एफयूटी का बिगेस्ट एडवांटेज, आपको बाल काटने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा आपने ट्रांसप्लांट किया है, शेव नहीं करना, कैप नहीं पहननी। सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज, आपका रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहता है। थर्ड, सिर्फ प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। तो लार्जली आज के दिन जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो एफयूई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज प्लास्टिक सर्जन उनको मिलते नहीं और वो एफयूटी कर नहीं सकते। सो एफयूई मेरे हिसाब से एक वीडियो गेम की तरह है। मैं मानता हूं कि जो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करने आते हैं वो खुद अपने घर पे अपने एफयूई खुद कर सकते हैं, इतनी आसान टेक्निक है एफयूई की। सो जो टेक्नीशियंस 10वीं पास, 8वीं पास, 6ठी पास या फिर बिना स्कूल वाले भी टेक्नीशियंस है वो एफयूई कर रहे हैं। सो प्लीज एज अ वार्निंग टू एवरीवन जो सुन रहे हैं ट्रांसप्लांट, अपने टेक्नीशियंस की डिग्रीज भी मांगिए जहां आप कर रहे हैं। डॉक्टर्स की डिग्री तो जरूर मांगिए, जहां आप कर रहे हैं उनके टेक्नीशियंस की भी डिग्रीज मांगिए, आपकी सेफ्टी जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ए हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर? हेयर ट्रांसप्लांट फेल क्यों होता है? फर्स्ट, रॉन्ग टेक्निक। अगर कर्ली बाल हैं और एफयूई हो गया, 40 से 50% बाल मर जाएंगे। सफेद बाल हैं और एफयूटी कर दिया तो 40 से 50% फेलियर। सो सिचुएशन देख के टेक्निक सेलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। सेकंड, पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होती। पेशेंट ने हेयर कलर करा लिया, किसी सस्ती सी जगह से करा लिया, लोकल डाई यूज किया, उसमें अमोनिया केमिकल्स होते हैं, सारे बाल जल जाते हैं। थर्ड, डायबिटीज। आपको डायबिटीज हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, सारे बाल मर जाएंगे। देन डिजाइन फेलियर्स होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, जो आपको टीम ऑपरेट करी उनकी टेक्निकल स्किल्स पुअर है, हो सकता है वो डॉक्टर ही ना हो सकता है वो प्लास्टिक सर्जन ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हेयरलाइन डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मेरे पास पेशेंट्स आ चुके हैं जिनके 80 से 90% बाल ही ग्रो नहीं करे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर नहीं चाहते
वन, सेलेक्ट योर डॉक्टर, सेलेक्ट योर टेक्निक एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। एंड अभी भी अगर आपका कोई सवाल है जो हम नहीं जवाब दे पाए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आप 100% सक्सेस चाहते हैं तो इन 18 सालों में मैंने क्या सीखा है वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट, पेशेंट्स को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत आसान प्रोसेस है। नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट को उतनी ही सीरियसली लीजिए जैसे एक पेशेंट अपने हार्ट की सर्जरी को सीरियसली प्लान करते हैं। रिसर्च कीजिए, अच्छी तरह डॉक्टर्स को ढूंढिए, उनकी डिग्रीज, उनकी क्रेडेंशियल्स पढ़िए, फैसिलिटी को देखिए कि आपकी सर्जरी सिर्फ एक छोटे से कमरे में हो रही है या एक हॉस्पिटल में हो रही है। अपनी सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दीजिए। ये नहीं कि 20,000 में ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वहां चले जाते हैं। पता चला वो तो लड़का जो आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है उसको मेडिसिन से कोई लेने देना नहीं, उसको तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं सर्जरी करने के, और जो आपसे पैसे ले रहा है उसको ट्रांसप्लांट ही नहीं पता क्या होता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ऐसा बहुत कॉमनली हो रहा है पूरे इंडिया में। देन जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं प्लीज उनको फॉलो करें, बहुत रिलीजियसली फॉलो कीजिए, पीआरपी, जीएफसी वगैरह जो भी बताया जाता है आपको। एंड लास्टली, टेक्निक। एफयूई का जो एक प्रचलन चल रहा है वो हर पेशेंट के लिए सही नहीं है। मेजॉरिटी एफयूई से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आप हर टेक्निक को जांच के, परख के तभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट